हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैन्स क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। कल के वीडियो में मैंने आप सभी को बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले आपके दो कारक हैं। मेन आपके दो ही कारक हैं, जिनमें से पहला मैंने आपको बताया था वंशानुक्रम या आपका जो है जैविक कारक, जिसे मैंने बोला। दूसरा कारक मैंने आपको बताया था आपका वातावरणीय कारक। अब ये जो वातावरणीय कारक है, इसी वातावरणीय कारक को आज हमें पढ़ना है कि बाल विकास को हमारे वातावरणीय कारक किस तरीके से आपके जो हैं प्रभावित करते हैं। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वातावरणीय कारक। तो मैंने आप सभी को बताया था कि वातावरणीय कारक में आपके कई सारे कारक आते हैं, जैसे आपका जो है एक भौतिक कारक आता है। ठीक है, भौतिक कारक किस में आएंगे? ये आपके किस में आते हैं? ये वातावरणीय कारक में आते हैं। पारिवारिक कारक किस में आते हैं? तो पारिवारिक कारक भी आपके किस में आते हैं? ये भी आपके किस में? वातावरणीय कारक में आते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर भी एक बार बता देती हूँ। और क्या आता है? विद्यालयी आपका जो वातावरण है, ये किस में आता है? विद्यालयी वातावरण भी आपका एक तरीके से आपके वातावरणीय कारकों में ही आता है। ठीक है, विद्यालयी वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक किस में आएगा? ये भी हमारे वातावरणीय कारक में आता है। मनोवैज्ञानिक कारक किस में आते हैं? तो मनोवैज्ञानिक आपके जो कारक हैं, मनोवैज्ञानिक कारक भी आपके वातावरणीय कारकों में ही आते हैं। सामाजिक वातावरणीय कारक किस में आते हैं? तो सामाजिक वातावरणीय जो कारक हैं, ये भी आपके आते हैं वातावरणीय कारक में। ठीक है, वातावरणीय कारक। और एक और मैंने आपको लास्ट बताया था, कौन सा? सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक। अब वातावरण को लेकर कुछ मनोवैज्ञानिकों के जो कथन है, वो आपको यहाँ पर जान लेना है। हालांकि केबीएस की परीक्षा में आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि कथन किसका है, लेकिन आपसे उनके कथन जो है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले रॉस की मैं बात कर रही हूँ। आपके रॉस का क्या कहना है? रॉस का कहना है कि वातावरण में वह सब कुछ आता है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। अगर आपसे प्रत्यक्ष प्रभाव की बात की जाए तो आपको वहाँ पर रॉस को याद रखना है कि प्रत्यक्ष प्रभाव डालने की बात रॉस ने कही थी। तो आपको यहाँ पर नोट करना है, वातावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है, चारों ओर से घेरे रहता है। ठीक है, जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है तथा उस पर प्रभाव डालता है। ठीक, ये रॉस का कहना है, तो रॉस का कथन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको किसका याद रखना है? नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपके वुडवर्थ। अब वुडवर्थ का कथन आप ध्यान से सुनिएगा। वुडवर्थ का कहना है कि वातावरण में भी सब बाह्य कारक आते हैं, वह तत्व आते हैं जो व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं। तो अगर व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करने की बात कही जाए तो वुडवर्थ को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आते हैं। कौन से बाह्य तत्व आते हैं? जो व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं। ठीक, तो नोट करिए यहाँ पर, वातावरण में वे सब वह तत्व हैं जो व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं। ठीक, तो ये वुडवर्थ का कथन आपको याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है किसका कथन? पीजिसवर्थ का। तो पीजिसवर्थ को भी देख लीजिए, पीजिसवर्थ का क्या कहना है? पीजिसवर्थ का वातावरण के मामले में क्या कहना है? इनका कहना है कि जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, वही उस वस्तु का वातावरण है। ठीक है, तो जो किसी वस्तु को
अभी बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको बताऊंगी कि केवीएस की परीक्षा में एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कैसा पूछा गया है और आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। वही उस वस्तु का क्या है, वातावरण है। वही उस वस्तु का वातावरण है, ठीक है। तो ये हुआ आपकी वातावरण का डिस्कशन यहाँ पर। अब यहाँ पर वातावरण की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि एक आंतरिक वातावरण होता है और एक बाह्य वातावरण होता है, ठीक है। वातावरण में अगर मैं बात करूँ तो एक आंतरिक वातावरण होता है और एक बाह्य वातावरण होता है, ठीक है। आंतरिक और एक बाह्य वातावरण होता है, बाह्य वातावरण। अगर मैं बात करूं आंतरिक वातावरण की, तो आंतरिक वातावरण का मतलब है गर्भ के अंदर की जो परिस्थितियां हैं। कहाँ की? गर्भ के अंदर की परिस्थितियां। गर्भ के अंदर की जो परिस्थितियां हैं वो आंतरिक वातावरण में आएंगी। गर्भ के अंदर की परिस्थितियां किस में आएंगी? आंतरिक वातावरण में। बाह्य वातावरण में आपका क्या आता है? बाह्य वातावरण को अगेन आपकी दो कैटेगरी में आपका यहाँ पर बांटा जाता है। तो एक है आपका भौतिक वातावरण। क्या है? भौतिक वातावरण और एक है यहाँ पर सामाजिक वातावरण। हालांकि आपके ये मैं शुरुआत में ही बता चुकी हूँ कि वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, ठीक। उनको हम एक एक करके अभी अध्ययन करेंगे, डोंट वरी, पर इसको अभी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग एक बार। सामाजिक वातावरण, ठीक है, वातावरण। 1 सेकेंड, इसको मैंने कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दिया है, 1 सेकेंड। वातावरण, ठीक। भौतिक वातावरण का मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा इसको कि भौतिक वातावरण का यहाँ पर मतलब क्या है और सामाजिक वातावरण का मतलब क्या है। तो भौतिक वातावरण का यहाँ पर मतलब होता है कि आपकी पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो आपके मानव के व्यवहार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपकी जो है प्रभावित करती हैं, वो सभी भौतिक वातावरण में आती हैं। आप लिख लीजिएगा कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त प्राकृतिक वस्तुएं, पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त प्राकृतिक वस्तुएं जो मानव के व्यवहार को, किसको? मानव के व्यवहार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। किससे? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करती हैं। अप्रत्यक्ष, हाँ। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित करता है वो क्या होता है? भौतिक वातावरण, ठीक। अब बात आती है सामाजिक वातावरण की। तो देखिए, हर किसी व्यक्ति को जो है समाज में रहकर चलना पड़ता है। आप सभी को पता है समाज के बिना तो किसी का विकास होता ही नहीं है। तो मानव का जो सामाजिक परिस्थिति है, मानव की, वो सभी सामाजिक परिस्थितियां सामाजिक वातावरण में आती हैं। किसमें? सामाजिक वातावरण में। तो ये हुआ आपका आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण के बारे में। आंतरिक वातावरण का मतलब क्या है? गर्भ के अंदर, ठीक है। और बाह्य वातावरण का मतलब क्या है? गर्भ के बाहर जो होता है वो, जैसे भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण आएगा, ठीक। अगर मैं बात करूं भौतिक वातावरण की, तो भौतिक वातावरण क्या है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त प्राकृतिक वस्तुएं जो मानव व्यवहार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, वो भौतिक वातावरण में आती हैं। सामाजिक वातावरण में क्या आएगा? सामाजिक परिस्थितियां सामाजिक वातावरण में आएंगी। अब देखिए, जो मैंने आपको वातावरणीय जो कारक बताए हैं उनको एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला कारक मैंने आप सभी को क्या बताया था? भौतिक कारक बताया था। सबसे पहला कारक भौतिक कारक। तो भौतिक कारक क्या होता है मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। दूसरा आपका मैंने आपको लिखवाया था पारिवारिक कारक, ठीक है, पारिवारिक कारक। अब पारिवारिक कारक में क्या आएगा ये देखिए, सोचने वाली बात है। तो पारिवारिक कारक में आपका देखिए परिवार में स्थान। परिवार में स्थान का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों में अगर 3 भाई बहन हैं तो आपका क्रम कौन सा है? हो सकता है आप दूसरे नंबर के हो सकता है आप पहले नंबर के हो सकता है आप तीसरे नंबर के हों। तो परिवार में जो क्रम है ये आपका किस में आएगा? ये पारिवारिक कारक में आता है। तो परिवार में क्रम किस में आता है? परिवार में क्रम पारिवारिक कारक में आता है। पोषण किस में आता है? तो पोषण आपकी पारिवारिक कारक में आता है, ठीक है।
माता पिता का संतान के प्रति जो व्यवहार है ये किस में आएगा, ये भी आपका जो है पारिवारिक कारक में आएगा। अब माता पिता का कठोर व्यवहार भी हो सकता है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी हो सकता है, अत्यधिक ममता भरा व्यवहार भी हो सकता है ना। तो कुछ कुछ माता पिता जो है अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा आकांक्षी होते हैं, ठीक। तो इस तरीके का जो व्यवहार है माता पिता का, ये सब किस में आएगा, पारिवारिक कारक में आएगा। तो यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं माता पिता का बच्चे के प्रति व्यवहार, बच्चे के प्रति व्यवहार, ठीक। यहाँ पर आपने 2 कारक पढ़ लिए। अब तीसरा आपको कारक मैं बताने वाली हूँ, विद्यालय वातावरणीय कारक। कौन सा, विद्यालय वातावरणीय कारक। तो विद्यालय वातावरणीय कारक में क्या आता है, आइए इसको भी समझते हैं। विद्यालय वातावरणीय कारक में आता है आपका जो है पाठ्यक्रम जो आता है और शिक्षण पद्धतियाँ आती हैं, ये सब किस में आती है, ये विद्यालय वातावरण में आती हैं आपकी, ठीक। तीसरा आपका मैंने कारक जो बताने वाली हूँ वो कौन सा है, तीसरा कारक यहाँ पर आप देख लीजिए। तीसरा कारक मैं बता चुकी हूँ। चौथा यहाँ पर कारक कौन सा है, चौथा कारक है आपका मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक में क्या आएगा, मनोवैज्ञानिक कारक। तो मनोवैज्ञानिक कारक में आपका विशेष रूप से जो आता है वो आता है आपका कौन सी आदत होती हैं आपके, परामर्श, निर्देशन, मानसिक आघात, रुचि, महत्वाकांक्षा, ये सब किस में आती हैं, ये सब मनोवैज्ञानिक कारक में आती हैं। रुचि हुआ, आदत हुआ, रुचि, आदत, निर्देशन, परामर्श तथा मानसिक आघात, ये सब किस में आते हैं, ये सब मनोवैज्ञानिक कारकों में आते हैं, मानसिक आघात, ठीक। अब यहाँ पर हम 5वां डिस्कस करेंगे, सामाजिक वातावरणीय कारक में क्या आएगा। तो सामाजिक वातावरणीय कारक में जैसे आपके परिवार हुआ, पड़ोस हुआ, मित्र हुए, ठीक है। विद्यालय के सामाजिक वातावरण अलग होता है तो वो आपका बालक पर क्या होता है, प्रभाव डालता है। तो आपकी सामाजिक वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक। सामाजिक वातावरणीय कारक में आपका क्या आता है, तो सामाजिक वातावरणीय कारक में आता है आपका परिवार आता है, परिवार, पड़ोस, ठीक है, मित्र आते हैं, ये किस में आएंगे, सामाजिक वातावरणीय कारक में। और लास्ट मैंने आपको जो 6वां बताया था वो था आपका सांस्कृतिक वातावरणीय कारक, ठीक है। सांस्कृतिक वातावरणीय कारक, ठीक। सांस्कृतिक वातावरणीय जो कारक हैं इनमें आता है आपका कोई व्यक्ति जो होता है उसका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, आचार विचार। आप सभी को पता होगा कि जो संस्कृति है वो हर एक आपके जो है मैं कहूँगी कि ग्रुप की अलग होती है, मतलब हर जगह की संस्कृति, हर जगह का कल्चर एक जैसा नहीं होता है। भारत में आप कहीं पर भी जाएंगे तो हर जगह का कल्चर आपका डिफरेंट है ना। तो हर जगह का अपना एक अलग रहन सहन है, अलग उनका खान पान है, उनकी अलग रीति रिवाज है, आचार विचार वहाँ के अलग हैं। तो ये किस में आएंगे, सांस्कृतिक कारक में आते हैं। तो रहन सहन हुआ आपका, रहन सहन। अगर मैं भारत में ही नहीं, अगर मैं अपने यूपी की भी बात करूं तो यूपी में भी आप देखेंगे कि जैसे आप देखेंगे कि आपका दक्षिण यूपी जो है उसमें अलग तरीके का रहन सहन है। दक्षिण यूपी यानी कि आप इधर साइड बुंदेलखंड साइड देखें तो अलग तरीके का यहाँ पर जो है कल्चर है। पूर्वी यूपी में देखें तो अलग कल्चर है ना, पूर्वांचल साइड, इस साइड आपका अलग कल्चर है, इस साइड आपका अलग कल्चर होता है। तो सब जगह का रहन सहन, खान पान बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। खान पान हुआ, रीति रिवाज, ये किस में आएंगे, ये सब आपके आते हैं सांस्कृतिक कारक में, ठीक। तो ये आपने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर हमें जो सबसे महत्वपूर्ण डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि बाल विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है एक्चुअल में, जिसमें आप पढ़ेंगे मानसिक विकास का पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपके लिए देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही महत्वपूर्ण है। बट उससे पहले एक आपको मैं चीज़ बताना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन देखिए बना हुआ है आपका, इवन सीटेट में भी कई बार आपसे पूछा गया है। वो ये है, देखिए आप लोगों को वुडवर्थ की एक डेफिनेशन शायद पता हो। वुडवर्थ की डेफिनेशन जो है विकास के बारे में वो ये है कि व्यक्ति का विकास जो है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है ना। तो ये आपकी आनुवंशिकता और आपकी जो वातावरण है ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये हेरिडिटी है और ये आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार डेवलपमेंट क्या है आपका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। यहाँ पर देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पर जोड़ नहीं होता है, बीच में एडिशन नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी अगर यहाँ पर मैं जोड़ कर दूंगी तो आप कहोगे 25%
50% हेरिडिटी हो गया और 75% आपका एनवायरनमेंट योगदान देगा आपके विकास में। नेवर, ऐसा नहीं है ना। आप ये नहीं कह सकते कि 50% हेरिडिटी जिम्मेदार है और आपका 50% जो है आपका एनवायरनमेंट जिम्मेदार है डेवलपमेंट के लिए। ऐसा आप गलत सोचते हैं। ये प्लस नहीं है यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये आपका बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। क्या होता है, ये आपका गुणनफल है, ठीक है। ये आपका जोड़ नहीं होता है, योगफल नहीं होता है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। डेवलपमेंट जो है आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की अंतःक्रिया का परिणाम है, ऐसा आपकी वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वुडवर्थ भाई साहब कह के गए हैं। बस मैं उन भाई साहब की बात आपको डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। समझ लीजिए मैं उनकी बहन हूँ, ठीक। ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप, और मैं डिलीवर कर रही हूँ। अब यहाँ पर बात आती है कि हेरिडिटी आपको एक्चुअल में क्या प्रोवाइड करता है। तो हेरिडिटी क्षमता प्रदान करता है, क्षमता प्रदान करता है कि आप क्या कर सकते हैं। ये जो क्षमता प्रदान करने का काम करता है ना, ये हेरिडिटी करता है। यही आपसे पूछा गया था एक बार। क्षमता प्रदान करने का काम तो हेरिडिटी करती है, लेकिन यही क्षमताएं जो आपकी हैं, इनको विकसित करने का अवसर हमें एनवायरनमेंट प्रदान करता है। तो क्षमता को ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए अपनी कॉपी में कि क्षमता तो हमें हमारी हेरिडिटी प्रोवाइड करती है, बट इन क्षमताओं को विकसित करने का कार्य, क्षमताओं को विकसित करने का कार्य, विकसित करने का अवसर, विकसित करने का अवसर कौन देता है? तो वो एनवायरनमेंट देता है। आई होप आप समझ गए होंगे, और ऐसा प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। एक तो देखिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन याद रखना है, ठीक। हेरिडिटी हमें क्षमता प्रोवाइड करती है, और ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो इन्हीं क्षमताओं को विकसित करने का अवसर प्रोवाइड करता है। सो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब हमें ये पढ़ना है कि आखिरकार ये जो आपका बाल विकास है, इस बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है। अभी तो सिर्फ हमने ये जाना है कि वातावरण है क्या एक्चुअल में, है ना। तो आइए फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है, पढ़ने में तो आप लोग माहिर हैं ही, है ना। तो आपको क्या लिखना है? बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव। देखिए, अगर मैं पढ़ने की यहाँ पर बात कह रही हूँ तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। जितने भी दिन आपके पास हैं, रगड़ कर मेहनत कर दीजिए। ये मौका बार बार नहीं आता है। इतनी जो वैकेंसीज इस बार आई हैं, मैं लिखित रूप से ऐसा कह सकती हूँ कि अब 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो परिवार वाले भी ताने देंगे जो आपके खुद के अपने थे। वो रिश्तेदार जो हमेशा ही ताने देने के लिए ही आते हैं, उनको कोई और काम होता नहीं है। चाय बाद में पीते हैं, पहले 2 ताने मार लेते हैं, फिर 1 कप चाय पीते हैं, फिर 2 बिस्किट खाते हैं, फिर 4 ताने देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं वो हमसे ढंग की। तो उन रिश्तेदारों के ताने, उन सभी के तानों से मुक्ति एक बार पा लेना है आपको। इस बार अपने आप को प्रूव करके रहना है। मैं कहती हूँ इन सबको छोड़ दीजिए। अपने आप के लिए यहाँ पर आपको लड़ने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड करने की ज़रूरत है। मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी कि इस समय को बिल्कुल भी मत गवाइए। छोड़ दीजिए सब कुछ। 3-4 बस यहाँ पर देखिए, मैं बोलूँ ना तो 4 महीने अगर मैं बोलती हूँ ना तो ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा का समय आपको KVS एग्ज़ाम के लिए नहीं मिलने वाला है। इन 4 महीनों को इतनी रगड़ के मेहनत कर लीजिए, इतनी रगड़ के मेहनत कर लीजिए कि आपकी मेहनत भी आपको बोले कि वाह रे जनाब, कर दिखाया तुमने, ठीक है। तो ऐसे ही बिल्कुल लगे रहिए आप लोग। मैं आपको कभी नहीं कहूँगी कि आपको ज़रूरी है कि भाई मेरे ही वीडियो देखें, बिल्कुल नहीं। कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन पाबंदी आपके ऊपर ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ पाते हैं, 4 बजे उठिए। पता है आपको, मैं हर रोज़ 4 बजे उठती हूँ। अब कई लोग को कहना होगा कि कैसे उठ जाती हूँ। मेरे घर में भी मुझे लोग बोलते हैं कि तुम हमेशा इतना जल्दी उठ जाती हो, कैसे उठ जाती हो। मैं यहाँ पर अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब आपके सामने लक्ष्य होता है ना कि ये तो मुझे करना है, तो मैं करके दिखाऊंगी, तो ये अपने आप उठ जाते हैं। मुझे आप लोगों को पढ़ाना होता है ना, तो इस चीज़ के लिए मुझे कोई रोक नहीं पाता है खासा। हर लोग इस चीज़ को नेगेटिव बोलते हैं, अरे क्या ही मिल रहा है तुमको। कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा ना, कोई बात नहीं, नहीं मिलने दो। हर चीज़ मिलने के लिए थोड़ी होती है, हर चीज़ पैसे के लिए थोड़ी ना होती है। आज नहीं कल अच्छा रिजल्ट आएगा ना। तो वही मैं आप लोगों को कह रही हूँ, अपने आप को इस तरीके का ढाल लीजिए इन 4 महीनों के लिए कि सुबह 4 बजे उठना सीख जाइए, और 4 बजे उठकर बढ़िया से 2-2.5 घंटे पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, अपना स्टडी बिल्कुल कंटिन्यू करिए, ठीक। बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए। आई एम सो सॉरी कि मैं बीच में इस तरीके से लेक्चर दे रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि बीच बीच में मुझे बोल देना चाहिए। बिकॉज देखिए, मैं सामने तो हूँ नहीं आप सभी के, और ये वीडियो ऐसा है जिसमें मैं अगर आप लोगों को कुछ अच्छा बोलती हूँ, 1% लोगों को भी लगता है कि यार ये बहुत अच्छा समय है पढ़ने का, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, है ना। तो आइए फटाफट से देखते हैं हम यहाँ पर कि बाल विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं आपके व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। किसका? व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव। व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव देखते हैं।
देखिए, ये जो व्यक्तित्व है आपके पर्सनैलिटी का विकास जो होता है वो आपकी आंतरिक क्षमताओं का विकास होता है। साथ ही साथ आपकी नवीन जो चीज़ें हैं उनका समावेशन क्या कहलाता है, इन्हीं का समावेशन ही आपका व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर मैं बात करूँ कि व्यक्तित्व विकास क्या है, तो व्यक्तित्व विकास का मतलब क्या होता है कि आंतरिक जो क्षमताएं हैं, देखिए आंतरिक क्षमताएं आपको कहाँ से मिलती हैं। आंतरिक क्षमताएं सिंपल सी बात है, ये आपको आपकी हेरिडिटी से मिलती हैं। कहाँ से? हेरिडिटी से मिलती हैं, है ना। तो जो आंतरिक क्षमता है, व्यक्तित्व का विकास, आंतरिक क्षमताओं का विकास और नवीनतम का समावेश। अब भाई ये जो नवीनतम का समावेश है ना, नवीनता का जो समावेश है ये वातावरण से होता है। नवीनता का समावेश हमेशा एनवायरनमेंट से होता है। जो नई चीज़ें ऐड होती हैं वो वातावरण से ही होती हैं, है ना। नई चीज़ें हमारे अंदर पहले से हमारे माता पिता के थ्रू नहीं आती। माता पिता के थ्रू हमारी जो चीज़ें आएंगी वो आप सभी को पता है कि आंतरिक क्षमताएं आती हैं, लेकिन नवीनता का जो समावेश है वो एनवायरनमेंट से प्राप्त होगा। तो व्यक्तित्व का विकास, आंतरिक क्षमताओं का विकास और नवीनता का समावेश करना ही होगा। ठीक, तो आपने पहला समझ लिया। अब हमें समझना है दूसरा कौन सा? दूसरा हमें समझना है मानसिक विकास। क्या समझना है? मानसिक विकास। मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है आपके वातावरण का? आइए देखते हैं इसको। वातावरण से आखिरकार किस तरीके से मानसिक विकास प्रभावित होता है? क्या आपने कभी सोचा था कि क्या आपका जो मानसिक विकास है वो कभी वातावरण से प्रभावित होता होगा? जी बिल्कुल होता है। वातावरण से आपका जो बालक है, बालक की बौद्धिक क्षमताओं में तीव्रता आती है। किसकी? बालक की बौद्धिक जो क्षमताएं हैं, बालक की बौद्धिक क्षमताएं जो हैं इनमें तीव्रता आती है। मैं आपको लिख के दे देती हूँ। आप दो बच्चे रखिए, एक बच्चा जो सिर्फ घर के अंदर रहता है, दूसरा बच्चा आप ऐसा रखिए जो मतलब बाहर भी आपका जो है थोड़ा सा मतलब एक्टिव टाइप का है। आप अंतर खुद समझ जाएंगे। तो बालक की जो क्षमताएं हैं, जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, इन बौद्धिक क्षमताओं में तीव्रता जो आती है वो वातावरण से ही आती है। विदाउट वातावरण आपकी बालक की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं इनमें तीव्रता नहीं आएगी। बौद्धिक क्षमताएं होंगी लेकिन जो तीव्रता होती है बौद्धिक क्षमताओं में ये नहीं आती हैं। ठीक है, तो आपके जो वातावरण है, वातावरण से बालक की बौद्धिक क्षमताओं में तीव्रता आती है और मानसिक प्रक्रियाओं का सही विकास होता है। जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, ये मानसिक प्रक्रियाओं का मतलब क्या है? सोचना, तर्क करना, है ना, विचार करना, ठीक है, समस्या का समाधान। तो मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं और इनका जो विकास है, इनका ठीक तरीके से जो विकास है, इनका सही तरीके से जो विकास है वो आपका वातावरण से ही होता है। ठीक है, बालक का मानसिक विकास केवल और केवल बुद्धि से ही निश्चित नहीं होता है। जो बालक का विकास होता है, मानसिक विकास, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुद्धि से ही आपका जो है क्या हो, निश्चित हो। नहीं, उसमें बालक की ज्ञानेंद्रियां, मस्तिष्क के सभी भाग और समस्त मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी बालक अगर है उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है तो उसका मानसिक विकास तीव्र है। जी नहीं, बालक का जो मानसिक विकास है, बुद्धि केवल और केवल जो आपकी बुद्धि है इसी से निश्चित नहीं होता है। उसमें बालक की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, मस्तिष्क के सभी भाग और समस्त मानसिक प्रक्रियाएं, ये सभी के सभी शामिल होते हैं। किसमें? मानसिक विकास में। वेरी गुड। अब आप समझ गए होंगे कि बालक का मानसिक विकास केवल उसकी बुद्धि से आप निश्चित नहीं कर सकते। उसमें बालक की ज्ञानेंद्रियां, मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं वो सभी भाग और समस्त मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वातावरण से ही बालक की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं इनमें तीव्रता आती है और साथ ही साथ मानसिक प्रक्रियाओं का सही विकास होता है। गोडार्ड और फ्रीमैन ने स्पष्ट किया है कि अच्छा वातावरण बच्चे के मानसिक विकास में सहयोग देता है। तो अब आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है, अगर आपकी इच्छा हो। वैसे तो इच्छा होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको नोट करना है गोडार्ड। मैं यहाँ पर इनका नाम लिख देती हूँ, गोडार्ड। ठीक है, गोडार्ड। और किसने? गोडार्ड और फ्रीमैन। गोडार्ड और फ्रीमैन के बारे में आपको याद रखना है। इन दोनों ने, गोडार्ड और फ्रीमैन ने आपका क्या किया है, इन्होंने स्पष्ट किया है कि अच्छा वातावरण, लिखिए मैं बोल रही हूँ, अच्छा वातावरण बच्चे के मानसिक विकास में सहयोग देता है। फिर से मैं बोलूँ, गोडार्ड और फ्रीमैन ने कहा है कि आपका जो अच्छा वातावरण बच्चे के मानसिक विकास में सहयोग देता है। ठीक, तो ये दो पॉइंट आपने समझ लिए। आइए बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव में हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अरे भाई, अब शिक्षा पर भी तो प्रभाव पड़ना पड़ेगा ना। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि वातावरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, एक बात बताइए, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आप बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, है ना। आप सभी का उद्देश्य क्या है? बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, जो आज की डिमांड है, 21st सेंचुरी की जो डिमांड है उस हिसाब से शिक्षा देना। क्या आप इस समय के बच्चों को पुरानी जैसी जो शिक्षा है, जो पुरानी शिक्षा की ज़रूरत थी, क्या वैसी शिक्षा देंगे? कभी नहीं देंगे। आप यहाँ पर क्या कौन सी शिक्षा देंगे जो आज के टाइम पर ज़रूरी है? टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ाई जा रही है बच्चों को? टेक्नोलॉजी, मुझे ऐसे कहना चाहिए कंप्यूटर क्यों पढ़ाया जा रहा है बच्चों को?
कंप्यूटर इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चे जो हैं आज के ज़माने से, इस सेंचुरी से, 21st सेंचुरी से परिचित हो पाएँ। तो इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों बच्चों को आप शिक्षा देना चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं आप। क्या? सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। ठीक है, सर्वांगीण विकास का मतलब आप समझ रहे हैं ना। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है एक तरीके से चहुमुखी विकास। ठीक है, बालक का सब तरीके से विकास, बालक का मानसिक विकास हो, बालक का सामाजिक विकास हो, बालक का शारीरिक विकास हो, बालक का आपका सांवेगिक विकास हो, है ना। तो सर्वांगीण विकास का मतलब है चहुमुखी विकास करना। तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो बालक का सर्वांगीण विकास करना है। आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आप बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर ऐसी भावना है ना कि हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, तो आप तो एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, मैं तो आपको गुड कहूँगी। ठीक है, तो आपका उद्देश्य जो यही है, शिक्षा का मेन जो उद्देश्य है वो है बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक, अब इस सर्वांगीण विकास को आप हवा में तो पूरा कर नहीं लेंगे, आप सभी को पता है हवा में तो ऐसा होता नहीं है ना। तो अब हवा में पूरा नहीं होगा तो इसके लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण चाहिए पड़ेगा, है ना। एम आई राइट और नॉट? आप सभी कहेंगे बिल्कुल मैम, बिल्कुल चाहिए पड़ेगा। तो एक उपयुक्त शैक्षिक वातावरण आपको चाहिए पड़ेगा। ये जो उपयुक्त शैक्षिक वातावरण है इसकी आवश्यकता होती है। तो यही तो वातावरण, क्या यहाँ पर वातावरण प्रभावित नहीं कर रहा है सर्वांगीण विकास को? ये सर्वांगीण विकास ही तो हमारा शिक्षा का मेन उद्देश्य है। तो मेन उद्देश्य जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं से हमारे वातावरण से जुड़ा हुआ है। अगर हमें वातावरण नहीं मिलेगा, उपयुक्त शैक्षिक वातावरण, तो कभी भी आप बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे। ये आप मान के चलिए। खेल का मैदान नहीं है, आप मान के चलिए खेल का मैदान है नहीं और शारीरिक विकास करने चले हैं, तो क्या बच्चे को उपयुक्त वातावरण मिला? नहीं मिला ना। तो कैसे विकास करेंगे, है ना। आप बच्चे को कंप्यूटर पढ़ाना चाहते हैं, आपके पास, आपके स्कूल में जो है आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो कैसे आप उसको पढ़ाएंगे? उपयुक्त शैक्षिक वातावरण मिला ही नहीं, लैब है ही नहीं, तो कहाँ से पढ़ाएंगे आप बच्चे को? बताइए, आप खुद इस बात को सोचिए। आपने बच्चे को जो है प्रॉब्लम दी नहीं, प्रॉब्लम इन द सेंस कोई समस्या दी नहीं, समाधान उससे करवाया ही नहीं, और सोच रहे हैं कि बच्चा जो है तर्क करना सीख जाए, बालक की बौद्धिक क्षमताओं का विकास हो जाए। कैसे संभव है? क्यों? क्योंकि आपके जो एक तरीके से मैं कहूँगी समस्या जो समाधान है, समस्याएं जो हैं बालक को हर तरीके से सोचने के अवसर देती हैं, तभी तो बच्चे अपसारी चिंतन करते हैं। अगर बच्चों को आप समस्या नहीं देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अभिसारी चिंतन करेंगे, अभिसारी चिंतन करेंगे, है ना। तो चिंतन का विकास, ये सभी क्षमताओं का विकास कैसे होगा? इन सभी क्षमताओं का विकास करने के लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। वातावरण कैसे देंगे? आप खुद देंगे, आप बच्चों को समस्याएं देंगे, आप बच्चों को प्रोजेक्ट देंगे, है ना। ऐसे ही यहाँ पर आपने समझ लिया होगा, शिक्षा का मेन उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, और ये सर्वांगीण विकास आप उपयुक्त शैक्षिक वातावरण में ही कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, सो आई होप इसको भी आप समझ रहे होंगे। अब हमें यहाँ पर एक और पढ़ना है, कौन सा? चौथा यहाँ पर होगा ना, हाँ चौथा होगा। तो यहाँ पर आपको नोट करना है, एक तरीके से क्या नोट करना है? सामाजिक गुणों पर प्रभाव। अब देखिए, सामाजिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक चीज़ आप लोग बताइए, क्या आपका विकास जो है सामाजिक जो आपका वातावरण है उससे परे हो सकता है? तो आपका आंसर होगा कि नहीं। अगर आपको बच्चे का विकास जो है करना है तो उसको समाज से जोड़कर आपको रखना पड़ेगा। अगर आप बच्चे को समाज से जोड़कर नहीं रखेंगे ना, तो आप बच्चे में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखेंगे जो आपको खुद नकारात्मक लगेंगे, मतलब अच्छे नहीं लगेंगे। तो सामाजिक वातावरण बहुत कुछ बच्चे को प्रोवाइड करता है। जैसे क्या क्या प्रोवाइड करता है? सामाजिक वातावरण से ही बच्चे को प्रेम, सहयोग, प्रेम का, सहयोग का, परोपकार, ये सब चीज़ें देखिए सिखाई नहीं जाती हैं। प्रेम करना किसी से सिखाया नहीं जाता है, आप समझ रहे होंगे। ये कैसे आता है? ये वातावरण से आता है। सामाजिक गुणों पर यही तो प्रभाव पड़ता है ना, सहयोग, कि कब आपको किसका सहयोग करना है ये हमें हमारे पेरेंट्स बता देते हैं, लेकिन हम सीख नहीं सकते, है ना। हम कैसे सीखते हैं? ये हम अपने वातावरण से सीखते हैं, हम अपने समाज से सीखते हैं, है ना। आपको परोपकार करने की भावना कैसे आएगी? हमारे समाज से आएगी। मित्रता का भाव कैसे आएगा? ये हमारे समाज से आता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे समाज से मिलती हैं। तो सामाजिक गुणों पर प्रभाव आपके वातावरण का पड़ता है ना। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक, सो ये कुछ पॉइंट्स थे कि वातावरण का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, एंड मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। एक चीज़ मैंने देखिए छोड़ दी है, मैच्योरेशन, उसको मैं जल्दी कवर करा दूंगी। उसका मैं एक छोटा सा वीडियो रख लूँगी, तो उसमें आपका मैच्योरेशन कवर हो जाएगा, क्योंकि KVS के सिलेबस में बहुत ही अच्छे से स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है मैच्योरेशन के बारे में। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और अब आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करिए, फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, या यहाँ वहाँ जाना बहाना, घूमना फिरना थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए। जीवन बहुत पड़ा हुआ है, अभी उम्र बहुत है, लेकिन उम्र से पहले एक अच्छी नौकरी ले लीजिए। और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें, और सबसे अच्छी बात है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।